तो गाइस आज मैं आपके लिए एक नया मानवा लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने साइड से किसी बंदे को गुजरते हुए देखता है जिसको देख उसे काफ़ी अजीब फील होता है। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और अपने आसपास देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और ये जगह मेरे किंगडम से बिल्कुल अलग है। ये मुझे कोई और ही जगह लग रही है, जैसे कि मैं किसी और ही वर्ल्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही होती है। यहाँ पर आसपास के लोग बोल रहे होते हैं ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, इसके अंदर से काफ़ी गंदी बदबू आ रही है, ये लगता है कोई भिखारी है। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, क्योंकि मुझे किसी तरीके का इल्यूज़न तो नहीं लग रहा। मुझे कुछ ना कुछ करके पता लगाना होगा। इसके लिए पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर है और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तभी हमें बताया जाता है एम्परर ऑफ फ्लेम, जब भी कोई इस नाम को लेता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच जाता है। तभी हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाशों के ऊपर खड़ा होता है और हमें बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कभी भी किसी भी पर्सन पे मर्जी नहीं दिखाता। उसके सामने डार्क कल्ट का लीडर या फिर मोरिम कल्ट का लीडर हो, अगर वो लोग भी उसके सामने खड़े उससे फाइट करने की कोशिश करें तो वो भी एक ना एक दिन मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। वो इतना पावरफुल है कि वो अपने एक ही अटैक से सभी लोगों को ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को एक रूथलेस डीमन भी कहते हैं, जो कि किसी पर भी मर्जी नहीं दिखाता। उसके सामने कोई भी हो वो सभी मारे जाते हैं। इसके साथ ही हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पर बैठा होता है और एक विलेज को देख रहा होता है, जहाँ पर वो चाय पीते हुए बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने पास्ट को कभी भी पीछे छोड़ पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ लेकर आई थी और वो कहती है कि मास्टर देखो ये कैसा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें इन पंखुड़ियों में क्या खुशी मिलती है, जिस पर उसकी डिसाइपल उसे बताती है कि मास्टर खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है। मैं बस इतनी ही बता सकती हूँ कि आपको कभी ऐसा फील होगा जो कि आपको कभी भी ना हुआ हो, और आपको जब वो खुशी फील होगी आप समझ जाओगे कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो और आपको क्या करना है। हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी उसकी डिसाइपल उसको एक फ्लावर देते हुए उससे बोलती है कि मास्टर आप ये बात याद रखना, जब आपको वो पर्सन मिल जाए जिसको देखकर आपको खुशी और दुख दोनों हो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ किस लिए है। हमारा मेन कैरेक्टर को अब भी उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, जिस पर उसकी डिसाइपल मुस्कुराते हुए कहती है कि मास्टर आप एक ना एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ बात समझ में आने लगती है और वो कहता है कि मेरी डिसाइपल को तो अपनी खुशी मिल चुकी है, मुझे अपनी खुशी को ढूंढने के लिए क्या खून खराबे को छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को इनलाइटमेंट मिल चुकी होती है। यहाँ पर उसके और पास पिंक कलर के पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है उसको एफिमिनी मिल चुकी है और अब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में असेंड होने वाला हूँ। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर के और पास काफ़ी सारी हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो चुका होता है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं, जहाँ पर वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखता है और वह समझ जाता है कि वो किसी केव के अंदर है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। क्या मैं कोई इमॉर्टली को असेंट नहीं कर रहा था, क्या फिर किसी ने मुझे पर इल्यूजन का अटैक किया था। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल ये सारी चीज़ें मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे देखना होगा कि आखिर मैं कौन सी जगह हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर अब उस केव से बाहर निकलता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है। यहाँ पर हम उसके पीछे एक बड़ी सी आँख को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ही देखे जा रही होती है। तभी हम एक रेड डंजन को देखते हैं जो कि वहाँ पर ब्रेक हो चुकी होती है, जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि टीम अल्फा अब तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब से दिखाई देता है या फिर खतरा होता है तो तुम हमें जाकर रिपोर्ट कर सकते हो और बताना कितनी क्लास के हंटर्स की तुम्हें ज़रूरत होगी।
जिस पर टीम अल्फा भी कहती है कि ओके सर। इसके साथ ही टीम अल्फा उस डंजन के अंदर एंटर हो जाती है। अब वो चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उसमें से ही एक बंदा अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन हम जिस डंजन में आए हैं वो ए क्लास का है, लेकिन ये इतना शांत क्यों है? जिस पर उसका कैप्टन कहता है कि जब थ्योरी क्लास चल रही थी तब तू कहाँ पर था? क्या तू सो रहा था? तूने सुना नहीं था कि ए क्लास के डंजन में जो भी मॉन्स्टर होते हैं उनके पास इंटेलिजेंट होती है, तो वो अपने तरीके से लोगों पर अटैक करते हैं। और क्या तुझे वो बात पता नहीं है कि टीम जीरो के साथ भी एक ऐसी ही सिचुएशन हुई थी जहां पर ए क्लास का रेड जोन डंजन ब्रेक हो चुका था, जिधर टीम जीरो उनके ऊपर अटैक करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने उनको कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, जिस वजह से वो सभी टीम वहां पर मारी गई, जिसमें से मेरा भी एक दोस्त था। अब ये सुनकर उसके साथी उससे बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा। जिस पर उसका कैप्टन कहता है कि शांत रहो, पीछे हटो। यहाँ पर उसे सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसकी प्रेजेंस उसे फील भी नहीं हुई थी और वो उसके पास पहुँच चुका होता है। इसके साथ ही वो उन सभी से बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर उसका बंदा कहता है कि कैप्टन हम भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन उसका कैप्टन उससे मुंह बंद करने के लिए कहता है। जिसके बाद उसका कैप्टन आगे की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी वो सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहां पर वो काफी बड़े मॉन्स्टर को देखता है जो कि मारा जा चुका होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही उसके बाकी सभी साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी ये नज़ारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ ही वो सभी लोग अपने हायर-अप्स को रिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर सारे हायर-अप्स भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर थे ए क्लास के डंजन के, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इन सबको किसने मारा। फिर वो बंदा अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन मैंने देख लिया है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। जिस पर उसका कैप्टन कहता है कि तुमने एकदम अच्छा काम किया। तभी वो बंदा अपने कैप्टन से पूछता है, क्या कैप्टन ऐसा हो सकता है कि कोई हमसे पहले एक गिल्ड आई हो, उन सभी ने इन सबको मार दिया हो, या फिर कोई एस क्लास का हंटर आगे इन सभी को मार गया हो? जिस पर उसका कैप्टन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हायर अप्स की पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ऐसे किसी पर्सन को इस डंजन में आने नहीं देंगे, चाहे वो एस क्लास का हंटर क्यों ना हो। वो बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन ये बात इतनी भी खास नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ए क्लास की डंजन को, जो कि रेड जोन हो चुकी है, उसको अकेला ही ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तो एस क्लास के हंटर के लिए भी नामुमकिन है। और हमारी पूरी कोरिया में ऐसी भी कोई गिल्ड नहीं है जो कि ए क्लास की रेड जोन डंजन को फिनिश कर सके। इसके साथ ही अब हमारा सीन कट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कोरिया के अंदर खड़ा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांस माइग्रेट हो चुका होता है एक अनदर वर्ल्ड के अंदर, और हमारा मेन कैरेक्टर उसी रेड जोन डंजन से निकला होता है, जहाँ पर वो कहता है कि जब मेरी आँख खुली तब मैं अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर एक अचानक से एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, जिस वजह से उसने उसे एक पंच मार के वहां पर ख़त्म कर दिया। सच में जो मॉन्स्टर था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत देखो मेरे ऊपर अटैक करने की। वहां पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर थे जो कि मेरे ऊपर बेवजह अटैक करने लगे, तो मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया और अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि उसके सामने आसपास खंडर ही खंडर होता है, जहाँ पर वो एक स्केलेटन को देखता है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उसके कपड़े उतार कर उसे पहन लेता है। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे इस डंजन से बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरे वर्ल्ड के अंदर कोई डार्क क्लास का मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो अपनी पावर का यूज़ करता है। मैं चाहूँ तो अपनी पावर का यूज़ करके इस पूरे ही मैजिक को यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कौन सी जगह पे हूँ। तो मुझे ये पहले नहीं करना, मुझे पता लगाना है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, जहाँ पर वो बड़े बड़े घर को भी देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़े लग रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है और वो कहता है कि लगता है मुझे वहाँ पर कुछ पता चल सकता है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट में टीवी पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पर्सन बताता है कि क्विंगलैंड सिटी के अंदर एक रेड जोन डंजन अपेयर हो चुका है, तो उससे सभी लोग दूर रहना। तभी हम वहाँ पर कुछ कस्टमर को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है कि मुझे ब्लैक रो नूडल्स चाहिए, जहाँ पर वो लेडी कहती है कि ठीक है
इसके साथ ही हमें पता चलता है कि ये लेडी इस रेस्टोरेंट की ओनर की वाइफ होती है, जिस पर वो कहती है ये रहे तुम्हारे ब्लैक रो नूडल्स, जिस पर वो लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद है, जिस पर वो लेडी भी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वो सामने गेट पर देखती है जहाँ पर वो कहती है कि काफी टाइम बाद तुम्हें यहाँ पर देखा, जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये हंटर अवेकन क्लब का प्रेसिडेंट होता है और ये पर्सन इस रेस्टोरेंट के ओनर का दोस्त होता है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कि उसके पास आती है और वो उससे बोलती है कि आखिर वो इतना थका थका क्यों लग रहा है, जिस पर वो पर्सन बताता है कि आजकल उसे काफ़ी ज़्यादा काम है क्योंकि लैंड ऑफ डेथ के अंदर एक और डंजन अपेयर हो चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसे काफ़ी सारे गिल्ड के लोग हथियाना चाहते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता हूँ, जिस वजह से मेरे को ढंग से खाना खाने को भी नहीं मिलता, लेकिन आज मैं कैसे भी करके यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी हम इस रेस्टोरेंट के ओनर मतलब उसके दोस्त को देखते हैं जो उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर कुछ ये ब्लैक नूडल्स खाओ, जिस पर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो इस रेस्टोरेंट के ओनर से कहता है कि ये देखो यहाँ पर कितने सारे डंजन रिपेयर हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिस पर उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि मैंने तुम्हारी पिछले महीने ही तो सैलरी बढ़ाई थी, तुम्हारी डबल सैलरी कर दी थी, तो आखिर तुम इस जगह से काम क्यों छोड़ना चाहते हो, जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी सैलरी है वो इसके लायक भी है, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं इस जगह पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ पर वो रेस्टोरेंट का ओनर उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो येलो वाला लड़का होता है वो मान नहीं रहा होता, वो बार बार बस एक ही चीज़ बोले जा रहा होता है कि जल्दी से मेरी सैलरी बढ़ा दो, तभी जाकर मैं इस जगह पे काम करूँगा, वरना मैं इस जगह छोड़कर जा रहा हूँ। जिस पर वो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि मेरे पास और कोई भी डिलीवरी मैन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं चाहता। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें भी पता है ये जगह कितनी ज़्यादा डेंजरस है, तो आखिर यहाँ पर काम करना कौन चाहेगा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी सैलरी को डबल तो करना ही चाहिए। जिस पर वो ओनर उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसके पास आती है और वह उससे कहती है कि हनी हमने पिछले हफ्ते ही तो इसकी सैलरी को डबल से ट्रिपल किया था, तो आखिर ये सैलरी और क्यों बढ़वाना चाहता है, आखिर ये ऐसा करेगा तो हमारा क्या होगा। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि वाइफ मुझे लगता है कि हमारी बेटी का आने का टाइम हो चुका है, तो तुम उसको ले आओ, मैं इससे बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि लेकिन अब उसका हस्बैंड उससे वहाँ से तुरंत जाने के लिए कह रहा होता है, जिस पर वो अब कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ पर उसका हस्बैंड सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा ही उसकी सैलरी को इतना ज़्यादा बढ़ाता रहा तो उसका रेस्टोरेंट तो जल्दी बंद हो जाएगा, तो आखिर अब वो क्या करें, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं चाहता। अब ना चाहते हुए जो वहाँ का जो ओनर होता है वो उस येलो वाले बंदे को उसकी सैलरी दे देता है, जिस पर वो बंदा भी अपनी सैलरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता क्योंकि मेरी सैलरी यहाँ पर डबल नहीं हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट के ओनर ने उसकी सैलरी को नहीं बढ़ाया होता। अब वो पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर उसे कोई ऐसे डिलीवरी मैन क्यों नहीं मिल रहा जो कि यहाँ पर काम कर सके, क्या वो कहीं है नहीं। इसके साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक जगह से चलता हुआ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि वेल ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो उसके घर से बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर भी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रही है और यहाँ पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पे जाती है और वो कहती है कि सच में इस छोटी बच्ची के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। क्या इस छोटी बच्ची को अपनी एनर्जी के बारे में पता है? इसके साथ ही हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ चलते हुए जा रही होती है, जो कि वही लेडीज़ होती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से उस बच्ची का जो हेयर बैंड होता है वो हवा में उड़कर वहाँ से दूर चला जाता है। यहाँ पर वो बच्ची भी अपने हेयर बैंड को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है बेटा आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, लेकिन जो बच्ची होती है वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो अपने हेयर बैंड को पकड़ लेती है और वो कहती है कि ये मेरे फादर ने मुझे दिया था, तो मैं इसे बिल्कुल भी खो नहीं सकती और ना इसे कुछ होने दे सकती हूँ। तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलती है कि मॉम मैं यहाँ पर हूँ। इतना वो बोलती है कि हमें उसके पीछे एक ट्रक को दिखाया जाता है, जिसके साथ ही अब हमें हेयर बैंड को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है
अब ये देख कर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट वैसे तो यहीं पर एंड होता है, लेकिन हम फिर भी कंटिन्यू कर देते हैं।